हाय फ्रेंड्स, मैं छोटलाल कुमार आप सबको स्मार्ट स्टडी 2.0 में हार्दिक स्वागत करते हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 12th के लिए केमिस्ट्री का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो बार बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है। जैसे कि प्रूफ के साथ यह वीडियो हम लेकर आए हैं, आप लोग देख सकते हैं। यह 11, 15, 18, 17, 13 में पूछा गया है और 2021 में भी पूछा गया है और 22 के लिए यह मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग क्वेश्चन बैंक उठाकर भी देख सकते हैं या मॉडल पेपर में यह क्वेश्चन कितना बार पूछा गया है। इसलिए 90% लाना है बिहार बोर्ड एग्ज़ाम में। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि इस वीडियो में जो भी हम प्रश्न लेकर आए हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है मूलार्ता और मूललता में क्या अंतर है। मूलार्ता और मूललता में क्या अंतर है। इसे क्वेश्चन आप लोग देख लिए हैं। मूलार्ता और मूललता में क्या अंतर है। इसका फर्स्ट अंतर, इसका डिफिनीशन ही आप लिख सकते हैं। एक तरफ लीजिएगा मूलार्ता और एक तरफ मूललता। तो मूलार्ता का जो डिफिनीशन होता है, 1000 मिलीलीटर या 1 लीटर घोल में कुछ भी का आप घोल बना लीजिए, चीनी पानी का बना लीजिए, पानी एल्कोहल का बना लीजिए, कुछ भी का घोल बना लीजिए। तो 1000 मिलीलीटर या इसको बोल सकते हैं कि 1 लीटर घोल में घुले मोलों की संख्या को मूलार्ता कहते हैं और उसकी शक्ति कहलाती है। या मूलार्ता उसकी शक्ति को बताता है। और दूसरा है 1000 ग्राम, यहाँ मिलीलीटर है, यहाँ ग्राम है, या 1 किलोग्राम घोल में घुल लेके मोलों की संख्या को मूलार्ता की, ये भी उसके शक्ति को बताता है। मूललता में उसकी कहलाती है, यानी उसकी शक्ति कहलाती है। छूट गया है, किसी भी घोल के यह बताता है शक्ति को। दूसरा लिख सकते हैं मूलार्ता पर ताप का प्रभाव पड़ता है, यानी कि जैसे कि कोई ऐसा पदार्थ है जिसको टेम्परेचर दीजिएगा तो वह फैलने लगेगा। जैसे मान लीजिए प्लास्टिक है, प्लास्टिक पर आप जब टेम्परेचर डालिएगा तो वो फैलने लगेगा, गर्म होने लगेगा। बर्फ़ है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक ताप पर करिएगा तो वह पिघलने लगेगा। तो जो मूललता है वह ताप का प्रभाव पड़ता है, मूलार्ता पर ताप का प्रभाव पड़ता है और मूललता पर ताप का प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे मान लीजिए किसी कोई पत्थर है, पत्थर को आप गरमा रहे हैं तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन वही प्लास्टिक है, उसको गरमाइएगा तो उसके आकृति आयतन में क्या हो जाएगा, परिवर्तन होने लगेगा। तो यही बोल रहा है कि मूलार्ता पर ताप का प्रभाव नहीं पड़ता है। तीसरा अंतर आप लिख सकते हैं, मूलार्ता की इकाई मोल प्रति लीटर होता है, मोल प्रति लीटर होता है, और मूललता की इकाई मोल प्रति केजी होता है, यानी कि इसको केजी में और इसको लीटर में मापा जाता है। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन भी देख सकते हैं कितना बार पूछा गया है। 11, 15, 16, 18 और 21 में पूछा गया है। क्वेश्चन है प्रासरण दाब को परिभाषित करें, यानी कि प्रासरण दाब क्या होता है। तो जब घोल और घोलक को अर्धपरागम्य झिल्ली से अलग अलग रखा जाए तो घोलक से घोलक कण अर्धपरागम्य झिल्ली को प्रवेश करने लगते हैं। यानी कि अर्धपरागम्य झिल्ली क्या होता है, यह भी क्वेश्चन आगे हैं। अर्धपरागम्य झिल्ली वैसे झिल्ली होता है जिसमें किसी विलयन को प्रवेश कराइएगा तो कुछ भाग अंदर बाहर जा पाएगा और कुछ भाग नहीं जा पाएगा, इसी को कहते हैं अर्धपरागम्य झिल्ली। एक प्रकाश चैप्टर में पढ़ना है अर्धपरागम्य पदार्थ क्या होता है। वैसे पदार्थ जिसे प्रकाश आधा पार हो और आधा न पार हो, वैसे ही ये झिल्ली होता है। इसमें जो भी विलयन होता है इसे आधा पार होता है और आधा पार नहीं होता है। तो जब घोल और घोलक के अर्धपरागम्य झिल्ली से अलग अलग रखा जाए तो घोलक से घोलक कण अर्धपरागम्य झिल्ली को प्रवेश करने लगते हैं। इस प्रासरण क्रिया को रोकने के लिए घोल पर जो दाब डाला जाता है, यानी कि जो प्रेशर डाला जाता है,
उस दबाव को ही प्रासरण दाब कहा जाता है। यानी कि अधपारगम्य झिल्ली से कोई विलयन पार ना हो, इसके लिए उस पर एक प्रेशर डाला जाता है, यानी कि दाब डाला जाता है, उसी को प्रासरण दाब कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, राउल्ट के वाष्प दाब के सापेक्षित अवनमन नियम को व्याख्या करें। तो यही 12, 15, 16 में यह दोनों शिफ्ट में पूछा गया था। उसके बाद 2008 में भी पूछा गया है, 21 में भी पूछा गया है, और 22 के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस पर डबल स्टार लगा लीजिए। तो किसी तनु घोल के लिए घोल के वाष्प दाब को सापेक्षित अवनमन तुल्य के मूल प्रभाज के बराबर होता है। तनु विलयन क्या होता है? तो एक सांद्र होता है, एक तनु होता है। सांद्र का मतलब मोटा, यानी कि विलयन वह मोटा हो, और तनु का मतलब विलयन जो हो पतला हो। आगे इसमें और लिख सकते हैं, जो घुल्ले के ग्राम अणु मोल में n हो और घोलक के ग्राम अणु n हो, तो इसको आप लिख सकते हैं PO माइनस PS बराबर बड़ा n प्लस छोटा n। इसका ये सूत्र होता है, इसको भी नीचे आप लोग लिख लीजिएगा। आगे देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन, अर्धपारगम्य झिल्ली क्या है? जैसे कि बोले थे कि अर्धपारगम्य झिल्ली भी, इसका भी डिफिनेशन पूछ लेता है कि अर्धपारगम्य झिल्ली आखिर होता क्या है। यहाँ भी क्वेश्चन 12, 15, 19 में पूछा गया है। वैसे झिल्ली जिसमें सिर्फ विलायक, अब विलायक का विलयन आप लोग को इससे पहले वीडियो बनाया है उसमें भी समझा चुके हैं कि विलयन बनाने के लिए जो 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। जैसे मान लीजिए चीनी आप प्लस पानी को आप विलयन बना रहे हैं, तो चीनी जो होगा बिल्य होगा, यानी कि कम जो होता है उसको बिल्य कहते हैं, और जो ज़्यादा होता है उसको विलायक कहते हैं, विलायक। और जो बनता है उसको कहते हैं विलयन। जो कम होगा तो चीनी जो होगा बिल्य हो जाएगा, अब पानी जो हो जाएगा विलायक हो जाएगा, और इससे जो प्रोडक्ट बनेगा उसको कहेंगे विलयन। तो वैसे झिल्ली जिसमें सिर्फ विलायक के अणु गति करते हैं, केवल विलायक के अणु, बिल्य के अणु नहीं, अर्धपारगम्य झिल्ली कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिमांक का अवनमन को परिभाषित करें। यहाँ भी 12, 16, 17, 11 में क्वेश्चन पूछा गया है। 22 के लिए इस पर डबल स्टार लगा लीजिए। हिमांक का अवनमन को परिभाषित करें, तो जब किसी घोलक में नॉन वायलेंट तुल्य को डाला जाता है, यानी किसी दूसरे पदार्थ को उस विलयन में डाला जाता है, तो घोल का हिमांक घट जाता है। यानी जो घोल का हिमांक होता है, हिमांक और कंथनांक भी आप लोगों को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कंथनांक का मतलब होता है कि जिस ताप पर कोई पदार्थ उबलने लगता है, यानी कि वेपराइज होने लगता है, वाष्प बनने लगता है, तो उस ताप को किसी विलयन का कंथनांक कहते हैं। और जिस ताप पर कोई पदार्थ क्या होता है, जमने लगता है, उसको हिमांक कहते हैं। यानी कि हिम का मतलब बर्फ़ ही होता है, हिम का मतलब बर्फ़ ही होता है। हिम का मतलब क्या होता है, बर्फ़ होता है। चलो समझ गए। हिमांक का अवनमन को परिभाषित करें, जब किसी घोलक में नॉन वायलेंट तुल्य को डाला जाता है तो घोल का हिमांक घट जाता है, यानी कि वह जमने की जो प्रवृत्ति होता है वह घट जाता है। जैसे पानी को जो आप 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ठंडा करिएगा तो क्या हो जाएगा, बर्फ़ बन जाएगा। लेकिन अगर पानी में कोई अशुद्ध पदार्थ मिला दीजिएगा तो उसका हिमांक घट जाता है, यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी वो बर्फ़ नहीं बन पाएगा। तो इसी क्या कहते हैं, हिमांक का अवनमन। इसको परिभाषित करना है। तो आशा करते हैं आप लोग समझ गए। हिम का मतलब ही होता है बर्फ़। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है कि मूल प्रभाज को परिभाषित करें। यहाँ भी 17, 13, 12 में क्वेश्चन पूछा गया है। मूल प्रभाज को परिभाषित करें। यह जितना भी क्वेश्चन है लगभग आप लोग के विलयन चैप्टर से लिया गया है, जिसमें मूल प्रभाज, मूलरता, मूललता इत्यादि के बारे में उसमें पढ़ना है। और इस चैप्टर से एकदम डेफिनेटली क्वेश्चन पूछा ही जाता है। और जो भी क्वेश्चन लाए हैं वो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग प्रीवियस ईयर में देख सकते हैं या क्वेश्चन बैंक में देख सकते हैं। मूल प्रभाज को परिभाषित करें तो तुल्य जो घुल्य होता है, घुल्य के ग्राम अणु मूलों की संख्या तथा घोल में उपस्थित
घुल्य तथा घोलक के ग्राम अणु के अनुपात को क्या कहते हैं, घुल का मोल प्रभाज कहा जाता है। यानी कोई भी जो विलयन है उसमें जो घुला हुआ अणु है और जो उपस्थित घोल के ग्राम अणु हैं उन दोनों के अनुपात को क्या कहा जाता है, मोल प्रभाज कहा जाता है। अनुपात का मतलब बट्टा ही होता है, जैसे 2/3, इसको आप लिख सकते हैं 2:3, यानी बट्टा का मतलब क्या होता है, अनुपात कहिए या इसको इंग्लिश में रेशियो कहा जाता है। आगे 7 नंबर क्वेश्चन है, 7 नंबर क्वेश्चन है, हेनरी के नियम का अनुप्रयोग को लिखे। तो हेनरी ने 2 नियमों का प्रतिपादन किया था। तो इसका पहला नियम था मृदु यहाँ होगा यानी कि पीने वाला पदार्थ। उसने बताया था जो पेय पदार्थ में CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस उच्च दबाव पर घुला दिए जाते हैं, जैसे कि आप लोग देखे होंगे जो स्प्राइट का बोतल होता है उसमें पूरा स्प्राइट भरा रहता है लेकिन 1 इंची तक खाली रहता है, वह खाली रहता है, उस जगह पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस भर दिया जाता है ताकि वह खराब ना हो। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरा जाता है वह उच्च दबाव पर घुला दिए जाते हैं और बोतल के सील को बंद कर दिया जाता है और इसे ठंडा कर दिया जाता है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड घुलनशीलता जो होता है क्या होता है, बढ़ जाती है। यही नियम दिया था हेनरी ने, इसका हेनरी का प्रथम नियम है। दूसरा नियम है, इसने बताया था कि गहरे समुद्र में गोताखोर का मतलब होता है, आप लोग देखे होंगे जो समुद्र में गैस सिलेंडर लेकर पानी में जो जाता है और रिसर्च करता है उसी को गोताखोर कहा जाता है। वह समुद्र में मछली की तरह पूरा उसका देह ढाका हुआ रहता है और एक ऑक्सीजन गैस सिलेंडर उसको पीठ पर बांधा हुआ रहता है और ऑक्सीजन सिलेंडर उसका मुंह में लगा हुआ रहता है, तो उसी को गोताखोर कहा जाता है। वह समुद्र में रिसर्च करने के लिए पानी में जाता है। तो गहरे समुद्र में गोताखोर के इस्तेमाल करने वाले यंत्र ऑक्सीजन गैस, उसमें ऑक्सीजन गैस का आणविक दबाव को बढ़ाने, ऑक्सीजन गैस को हीलियम के साथ मिश्रित कर दिया जाता है जिससे अधिकांश दबाव पर गोताखोर तक पहुंच सके और उसे सांस लेने में दिक्कत ना हो सके। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है कि जो गोताखोर जाता है उसके सिलेंडर में किस किस गैस का मिश्रण भरा जाता है, तो ऑक्सीजन और हीलियम दोनों को भर दिया जाता है मिश्रित करके, क्योंकि ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा भारी होता है। हम लोग केवल ऑक्सीजन श्वसन के रूप में नहीं ले सकते हैं, क्योंकि हम जब लेते हैं वायुमंडल से ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं उसमें क्या होता है, कार्बन नाइट्रोजन भी होता है। आप लोग जानते होंगे वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन है, अतः हम लोग केवल ऑक्सीजन श्वसन के रूप में नहीं ले सकते हैं, क्योंकि हमारे हार्ट पर बहुत ज़्यादा दबाव पड़ेगा। अगला 8 नंबर क्वेश्चन है, उल्टा प्रासरण क्या है, यानी कि उल्टा प्रासरण क्या है। यदि विलयन पर उसके प्रासरण दाब से अधिक दबाव प्रयुक्त करे तो अर्धपारगम्य झिल्ली से विलयन से विलायक का बहाव उल्टा होने लगता है। यहाँ लिख लीजिएगा, उल्टा होने लगता है, इसको उल्टा प्रासरण कहा जाता है। जैसे मान लीजिए विलयन है, इस पात्र में विलयन है, इसको अर्धपारगम्य झिल्ली से करेंगे तो इसको इधर जाना चाहिए, लेकिन इधर वाला विलयन जो होता है इसमें आने लगता है, इसमें उल्टा क्रम होने लगता है, इसको कहते हैं उल्टा प्रासरण। 9 नंबर क्वेश्चन है, दाब का प्रभाव को परिभाषित करें, यानी कि जो प्रेशर होता है, प्रेशर उसी के प्रभाव को यानी इफेक्ट को परिभाषित करना है। तो प्रायः ठोस की घुलनशीलता दाब पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि ठोस पदार्थ उष्मीय होता है। प्रायः ठोस की घुलनशीलता मतलब किसी ठोस पदार्थ को घुलाना है तो उस पर दाब डालिएगा तो उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वह घुलवे करेगा। जैसे मान लीजिए यह एक प्लास्टिक है, इसको गरम कर रहे हैं, इसको गरम करते ही वक्त इसको किसी पदार्थ दाब दीजिए तो दाबने पर भी इसका क्या होगा, घुलनशीलता में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसी को कहते हैं दाब का प्रभाव। अगला क्वेश्चन है, मोल लता को परिभाषित करें। तो हम लोग जब मोल लता और मोलार्ता में फर्स्ट क्वेश्चन में अंतर देखे थे उसमें भी बता दिए थे, तो उसके डिफिनीसन को ही लिख देना है। 1000 ग्राम या 1 किलोग्राम, 1000 ग्राम को ही 1 किलोग्राम बोला जाता है। जैसे आप लोग बोलते हैं 500 ग्राम आलू, तो
तो आधा किलो देता है, और 1000 कर दीजिएगा तो वह 1 kg हो जाएगा। तो वहीं यहाँ लिखा गया है 1000 ग्राम या 1 किलोग्राम। घुल्ल में मोलों की संख्या मोलार्ता में उसकी शक्ति कहलाती है। मोलार्ता को एम से सूचित करते हैं। मोलार्ता का यूनिट यानी कि जो यूनिट होता है वह मोल प्रति केजी होता है। यहाँ भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि मोललता का क्या यूनिट क्या होता है, तो मोल प्रति केजी होता है। 11 नंबर क्वेश्चन है, मोलार्ता को परिभाषित करें। तो 1 लीटर या 1000 मिलीलीटर घोल में जो घुल्ल के ग्राम अणु मोलों की संख्या को मोलार्ता कहते हैं, और यह उसकी शक्ति कहलाती है। चलिए देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है यहाँ, प्रासरण दाब और विसरण दाब में अंतर स्पर्श करना है। यानी कि प्रासरण दाब और विसरण दाब क्या है। तो फर्स्ट अंतर में इसका दोनों का डेफिनेशन ही लिख सकते हैं। तो फर्स्ट इसका अंतर, यह प्रतिक्रिया अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा होता है। जो प्रासरण की प्रक्रिया होता है अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा होता है। अर्धपारगम्य झिल्ली के बारे में भी हम बता दिए हैं कि वैसे झिल्ली जिसे किसी बिलियन को अगर पार कराया जाए तो आधा बिलियन पार होगा, आधा नहीं होगा, उसको कहते हैं अर्धपारगम्य झिल्ली। तो प्रासरण की जो क्रिया होती है अर्धपारगम्य झिल्ली से होती है। दूसरा है विसरण। यह प्रक्रिया के लिए अर्धपारगम्य झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती है। विसरण के लिए अर्धपारगम्य झिल्ली का आवश्यकता नहीं होती है। विसरण द्वारा ही जब हम किसी सेंट उंट को छिड़कते हैं या गर्म खाना ताज़ा जो होता है उसके जो सुगंध होता है वो हमारे नाकों तक चला आता है, यानी कि ये फैलने का गुण है। इसका दूसरा अंतर लिख सकते हैं, इस प्रक्रिया में विलायक के अणु की गति केवल एक ही दिशा में होती है। यानी कि जो विलायक होता है उसकी अणु की गति एक ही दिशा यानी कि सेम डायरेक्शन में होता है, लंबवत इसका होता है। दूसरा है, इसमें विलयन या विलायक दोनों अणु गति करते हैं। विलयन और विलायक के दोनों अणु गति करते हैं, उनकी दिशा विपरीत होती है। यानी विलयन इस तरफ करेगा तो विलायक के अणु इस तरफ गति करेगा। अगला अंतर है, इसमें विलायक के अणु कम सांद्रता वाले क्षेत्र से अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र में गति करते हैं। जिस तरह कम सांद्रता होगा उस तरह अधिक सांद्रता वाला क्या करने लगेगा, गति करने लगेगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ कोई खेत है और इसमें पानी इस तरफ डाल रहे हैं, इस तरह, तो जिधर मतलब इधर समतल है और इधर मान लीजिए गड्ढा है, तो इधर से इधर क्या होगा, जाने लगेगा। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें कम सांद्रता वाले अधिक सांद्रता वाले के ओर जाने लगता है, यानी कि इसमें उल्टा प्रक्रम होने लगता है। इसमें लिख सकते हैं, इसमें अणु विलयन एवं विलायक उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र में जाने लगता है, यानी कि इसमें सेम डायरेक्शन होता है, जिस तरह होना चाहिए वही होता है। चलिए, इस वीडियो में हम लोग 12 क्वेश्चन देखे हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं 2022 एग्ज़ाम के लिए। तो इस चैनल को पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बिहार बोर्ड से रिलेटेड प्रत्येक प्रकार की सब्जेक्ट की तैयारी यहाँ कराई जाती हैं। चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।